हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी को का एग्जाम झारखंड पॉलिटेक्निक 2026 का जो एंट्रेंस एग्जाम है 5 जुलाई को आप लोग का पेपर है। और उसी को देखते हुए हमने फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए 25 प्रश्नों का एक टेस्ट लिया है। और देखिए, ये प्रैक्टिस सेट में लगभग क्वेश्चन आप लोग के आसान ही हैं। इतना उम्मीद रखूंगा कि आप 25 में 20 प्लस सही करोगे। हालांकि ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें आप लोग के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। बिल्कुल प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन मैंने रखा है, उस पर आधारित कुछ जो क्वेश्चन है बिल्कुल अभी आसान क्वेश्चन इस टेस्ट में आप लोग को कराने वाला हूँ। देखिए, पिछली बार के मुकाबले बात करूँ तो पिछली बार आप लोग के एडवांस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। 12th लेवल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में ऐड किए गए थे। तो सभी को देखते हुए हम फिर से ऐसे ही अगले प्रैक्टिस सेट में आपको कराते चलेंगे। कभी आप लोग का इजी क्वेश्चन रहेगा, फिर मॉडरेट भी रहेगा, हार्ड भी रहेगा। तो ये आप लोग को कमेंट नहीं करना है कि इतने आसान क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, लेवल हमको पता है कहाँ से आप लोग के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो बिल्कुल बारीकी से आप लोग को सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते चलना है। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। झाग प्लवन प्रक्रिया ये क्या है? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल आप लोग का थोड़ा सा सिलेबस में चेंजिंग आया है। सिलेबस वही है, बस थोड़ी सी पैटर्न में आप लोग का चेंजिंग आया है। क्वेश्चन आप लोग के पिछली बार मुकाबले काफ़ी हार्ड पूछे गए थे। डरा नहीं रहा हूँ, आपको सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सरसों का तेल, चिड़ का तेल, नारियल का तेल, केरोसिन का ऑयल, कौन सा ऑयल का यूज़ किया जाता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में? अच्छा, ये होता क्या है झाग प्लवन प्रक्रिया? तो देखिए, इसमें इस प्रक्रिया में सल्फाइड एस, अच्छा सल्फाइड एस होते क्या है? तो कॉपर पायरेट, गैलेना, जिंक ब्लेड, ये सब जो है ना सल्फाइड एस, इनको कंसंट्रेशन करने के लिए एक विधि होता है। पाइन ऑयल का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? तो पाइन ऑयल जो है ये पानी में मिलकर आसानी से बहुत मात्रा में झाग बनाता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पाइन ऑयल, सेकेंड ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अगर किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश है तो उस पर क्या है? उस पर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होती है, उस पर प्रोटॉन होंगे, उस पर केवल इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर ए और बी दोनों, बोथ? क्या होगा बताइएगा। बिल्कुल आराम आराम से क्वेश्चन सारे करते चलेंगे, हड़बड़ाहट नहीं करना है, किसी भी प्रकार की देरी नहीं हो रही है। आपको बस इस स्टेप से प्रैक्टिस सेट रोज लगाना है। और बाकी मैंने आप लोग को प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आप लोग को बताया ही है। आपको करना है क्या है, ऑफलाइन आपको PDF पढ़ना है, क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो देखिए, अगर किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश होता है तो उस पर प्रोटॉन की संख्या जो होती है ये ज़्यादा होती है। क्यों होती है? अच्छा, किसी भी जो सामान्य परमाणु होता है, एटम होता है, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, जिसके कारण ही वह न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। अब देखिए, किसी वस्तु को आवेशित जब करते हैं, यानी कि जब हम उसमें चार्ज करते हैं किसी भी वस्तु को, तो उसमें जो प्रोटॉन होता है ये अपनी जगह से हिलता डुलता नहीं है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उस पर धनात्मक आवेश आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। वहीं ऋणात्मक आवेश, जब कोई वस्तु बाहर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो इससे क्या आता है? निगेटिव चार्ज आता है। पता है? तो राइट आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक, मैग्नेटिज्म, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये हमेशा किस दिशा में संरक्षित होता है? बच्चों वाला क्वेश्चन है। उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, क्या होगा? तो उत्तर दक्षिण होता है हमेशा। क्यों होता है? तो इसका कारण है चुंबकीय क्षेत्र। हम लोग का जो धरती है, देखिए, जब हम किसी भी क्षण चुंबक यानी कि जो बार मैग्नेट होता है उसको धागे से स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं, आपने भी लटकाया होगा, अगर नहीं किया है तो आपको पता होना चाहिए कि जब लटकाते हैं तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर ही आएगा, जैसे कंपास काम करता है ना, ठीक वैसे ही। तो ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा पृथ्वी खुद ही एक बहुत बड़ा चुंबक है। समझ गए? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, पहला विकल्प जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। शुष्क सेल यानी कि जो ड्राई सेल होता है उसमें निम्नलिखित में से किसका उपयोग विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है? अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है सभी को पता होगा, जो कैंडिडेट 12th कैंडिडेट हैं। ठीक है, बाकी 10th वालों को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, वैसे आसानी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे शुष्क सेल के बारे में, ड्राई सेल के बारे में। वैसे सारा चीज़ आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हमारी PDF में दिया गया है, आप वहाँ से आसानी से पढ़ पाएंगे। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि शुष्क सेल जो होता है एक प्राइमरी सेल होता है, प्राथमिक सेल जो हम लोग यूज़ करते हैं, और इसमें आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, इसे दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। और ये बैटरी कहाँ यूज किया जाता है? तो आप देखते होंगे कि रिमोट, घड़ी, टॉर्च, ये समय जो लगने वाला जो सेल होता है ये इसी को ड्राई सेल कहा जाता है, यानी कि प्राइमरी सेल होता है, ये इसे चार्ज हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। और विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो सेल के अंदर एक रासायनिक
चीज़ भरा जाता है जो कि गीला पेस्ट होता है, जैसे कि इसमें अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट डाला जाता है। अच्छा, ये किस लिए डाला जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सके और जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे से मतलब बहने के लिए, इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से दूसरे जगह पर जाने के लिए इसका यूज किया जाता है, विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसका यूज किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के बीच। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? द डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या फिर मोटर। सभी के बारे में आप लोग को जाना चाहिए। तो देखिए, विद्युत जनित्र यानी कि जनरेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इसका ही प्रयोग किया जाता है। और जनरेटर काम कैसे करता है? तो ये पहली बात तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऊर्जा परिवर्तन, ये यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। अच्छा, ये देखिए, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये भी पूछा जाता है। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन। अच्छा, इसकी खोज किसने की है? तो इसकी खोज माइकल फैराडे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने की थी। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो गैल्वेनोमीटर के बारे में आप जानते हैं, विद्युत धारा का पता लगाता है। एमीटर क्या करता है? विद्युत धारा को मापता है, मेजर करता है। और इमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। अच्छा, मोटर क्या होता है? तो बिल्कुल इसका विपरीत होता है, मतलब एनर्जी इसका विपरीत चेंज करता है, यानी कि जनरेटर का विपरीत, उल्टा है। जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, और ये जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। अपने से खुद से सोचिए ना, अगर आपके घर में मोटर है, कहीं तो देखे होंगे, क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। हमारे घरों में पंखे या मिक्सर में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी मोटर भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, एक बात में कहें तो जनरेटर जो है विद्युत धारा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मोटर का काम होता है गति पैदा करने के लिए, और एमीटर का करंट की मात्रा मापने के लिए, और गैल्वेनोमीटर का करंट की उपस्थिति जांचने के लिए। ठीक है, और बाकी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में सब सारा चीज़ आप लोग का पढ़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उसे क्या कहते हैं? चालक, विद्युत रोधी, स्विच या फिर सेल। इससे आसान क्वेश्चन कोई हो सकता है क्या? राइट आंसर इसका हो जाएगा कंडक्टर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। और चालक होता क्या है? तो जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उसे चालक कंडक्टर कहा जाता है। कई बार आपने पढ़ा ही है, बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, और बताने की जरूरत है नहीं। देखिए, अगर बताएं तो क्वेश्चन यहाँ से कई सारे पूछे जाते हैं। देखा जाए तो पूछा जाता है कि सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। कौन सा विद्युत रोधी इंसुलेटर है? बहुत सारा क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि इतना ही क्वेश्चन, इसी से इतना ही क्वेश्चन बनेगा। एक एक चैप्टर से आपको खंगाल खंगाल कर क्वेश्चन आपको ऐड करेंगे। ठीक है, और लास्ट टाइम में आप लोग को 100 क्वेश्चन कराएंगे एग्जाम से पहले। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? यानी कि कौन सा गुड कंडक्टर नहीं है? बैड कंडक्टर है पूछा है, कौन सा कुचालक है? सुचालक नहीं है, ध्यान रखिएगा। और गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर तो जानते ही हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्रोमीन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, ब्रोमीन क्यों नहीं है और ये क्या है? तो देखिए, ब्रोमीन जो है ये आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल के हैलोजन ग्रुप का एक अधातु है, नॉन मेटल है। इसका एक प्रॉपर्टीज है कि ये कमरे के तापमान पर एकमात्र अधातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। अधातु होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए विद्युत का कुचालक होता है। चांदी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये दुनिया का सबसे अच्छा सुचालक यानी कि बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। याद रखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। तांबा भी आप लोग का सुचालक है, ग्रेफाइट भी आप लोग का सुचालक है, यानी कि एक अच्छा कंडक्टर है। अच्छा, ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक अपरूप होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, अल्निको जो है इसको बनाने के लिए मिश्र धातु के रूप में उपयोग किया जाता है। किसको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है? अल्निको। अच्छा, अल्निको होता क्या है? अल्निको 3 मेटल से बना होता है, Al एल्यूमिनियम, Ni निकेल, Co कोबाल्ट। ये तीनों मिलकर अल्निको बनते हैं। अल्निको एक मिश्र धातु होता है, यानी कि तीनों को मिक्स किया जाता है, जिसके बाद ये एक शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल अलॉय बनता है। अब इसमें आपको बता दिए क्या क्या है, एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, थोड़ा थोड़ा इसमें लोहा तांबा भी मिलाया जाता है। बाकी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन अस्थायी चुंबक, परमानेंट मैग्नेट। अल्निको को परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए मिश्र धातु के रूप में यूज किया जाता है। एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेट बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 9, चुंबक का वह गुण जिसके द्वारा वह लोहे को टुकड़े या अन्य चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बताइएगा क्या है, ये कौन सी चीज़ है? तो ये चुंबकत्व होता है, मैग्नेटिज्म होता है। और मैग्नेटिज्म के बारे में आप जानते हैं कि चुंबकीय पदार्थ जैसे कि चुंबक का एक भौतिक गुण या बल है जिसके द्वारा वह लोहे, निकेल, कोबाल्ट जैसी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। और तो कुछ बताने वाली चीज़ें है नहीं चुंबकत्व के बारे में, आप मैग्नेटिज्म के बारे में स्पेशल चैप्टर में पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? बताइए कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तांबा, लोहा, सीसा, सोडियम। तो सोडियम को आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस ग्रह को शाम का तारा या फिर भोर का तारा कहा जाता है? बृहस्पति यानी कि जुपिटर, वेनस, मार्स या फिर सैटर्न। किस ग्रह को बताइए कि शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को शाम का तारा या फिर भोर का तारा कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोलर सिस्टम से क्वेश्चन पूछ जाते हैं इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए। क्वेश्चन नंबर 12, शुष्क सेल का जो कैथोड है ये किससे बना होता है? तो ड्राई सेल का जो कैथोड है ये कार्बन से बना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर है, कुछ समझाने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा तारा है? अब तारा पूछा है, स्टार कौन सा है? तो टाइटन, फोबोस, पुच्छल तारा या फिर सूर्य। अब टाइटन, फोबोस ये तो सैटेलाइट हो गए। सूर्य जो है ये एक तारा है, स्टार है। तो 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ध्यान से पढ़िए। चंद्रमा की कलाएं क्यों होती हैं, क्या कारण है? और इसका ऑप्शन दिया गया थोड़ा लेंदी ऑप्शन है और इसे आसान आसान मतलब क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख पाते हैं। सूर्य के प्रकाश के कारण परावर्तित होता है, इसी कारण से हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं और इसीलिए ये कलाएँ बनती है चंद्रमा की। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का यानी कि सोलर सिस्टम का एक मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है? बताइएगा, एस्टेरॉयड, सैटेलाइट, तारामंडल या फिर धूमकेतु। कौन सा नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर तारामंडल नहीं है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? इंग्लिश में क्वेश्चन दिया है, उसको भी पढ़िए। अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट। बताइएगा क्या चीज़ है? फिल्टर, रेक्टिफायर, मोटर, ट्रांसफॉर्मर। तो राइट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट को दिष्ट धारा में बदला जाता है। जैसे हमारा मोबाइल चार्जर, लैपटॉप एडेप्टर, ये सब रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। हमारे घर में जो एसी करंट आता है, फ़ोन की बैटरी को चार्ज होने के लिए डीसी करंट चाहिए होता है। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है। बाकी आपको पता है फिल्टर, मोटर, ट्रांसफार्मर, ये सब अभी आपको बताएं। मोटर के बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में आपको पता होगा कि ये एसी वोल्टेज को कम ज़्यादा करने, स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? तारा, उपग्रह, धूमकेतु या फिर उल्का। तो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है। जैसे कि हमारा जो मून है, चंद्रमा है, ये उपग्रह है हमारी पृथ्वी का। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किस ग्रह के अधिकतम संख्या में उपग्रह हैं? विच प्लेनेट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट। इसमें से बताइए किसके सबसे ज़्यादा मैक्सिमम उपग्रह यानी कि सैटेलाइट हैं? वरुण, मंगल, शनि या फिर अरुण, नेपच्यून, मार्स, सैटर्न या फिर जुपिटर। तो सबसे ज़्यादा अभी देखा जाए तो शनि ग्रह के हैं। सैटर्न ग्रह के सबसे ज़्यादा 146 सैटेलाइट हैं। अपना सैटेलाइट 146 है। ठीक है, जैसे कि हमारा एक सैटेलाइट है चंद्रमा, वैसे ही इसके 146 सैटेलाइट है। सबसे ज़्यादा सैटर्न की हैं। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, तारे का रंग क्या दर्शाता है? व्हाट डज द कलर ऑफ द स्टार रिप्रेजेंट? सूरज से दूरी, प्रकाश या चमक, पृथ्वी से दूरी या फिर तापमान। तारे का अलग अलग कलर होता है, जैसे कि कोई पीला होता है, कोई वाइट होता है, कोई लाल होता है। तो ये तारे का जो कलर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो देखिए, जिस प्रकार का कलर होता है उससे उसका टेम्परेचर मापा जाता है। जैसे कोई लाल होता है, कोई पीला होता है, तो उसका इसे टेम्परेचर मेजर किया जाता है। वो जैसे लाल दिखने में है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, पीला दिखने में है तो उससे कम है। कुल मिला के टेम्परेचर को मेजर किया जाता है केवल कलर देखकर। देखिए, इसका 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि देखा जाए तो हमारा सूर्य जो है यहाँ से पीला दिखता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये वाइट कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है?
365, 366 आसान क्वेश्चन है। और देखा जाए तो वैसे एग्जैक्ट देखा जाए तो पृथ्वी को सूर्य के चारों चक्कर लगाने में 365.1/4 समय लगता है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इतने डिटेल में और ऐसे क्वेश्चन हो सकता है नहीं दे आप लोग का, बाकी आप लोग का जानना जरूरी है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, स्याही को सड़ने से बचाने के लिए कौन से रासायनिक यानी कि केमिकल का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, स्याही को सड़ने से बचाने के लिए कार्बोलिक अम्ल यानी कि फिनोल का यूज किया जाता है। कार्बोलिक एसिड देखिए फर्स्ट ऑप्शन में इसका दिया गया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा आयन अमोनियम ऑक्जेलेट के साथ सफ़ेद औक्षेप यानी कि सफ़ेद पीपीटी देता है? कौन सा चीज़ है, कौन सा केमिकल है इसमें बताइएगा। मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, बेरियम आयन या फिर सोडियम आयन? तो ये होता है कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन जो है, आयन जो है ये अमोनियम ऑक्जेलेट के साथ सफ़ेद औक्षेप देता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड ऑप्शन। लास्ट के 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, न्यूट्रॉन पर क्या आवेश उपस्थित होता है? पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, कोई आवेश नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश होता नहीं है, नो चार्ज, इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर या फिर ब्रोगली? तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? परमाणु का जो नाभिकीय मॉडल है ये रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है कि कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 है। कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होंगे? न्यूट्रॉन की संख्या आपको बतानी है। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दी होती है। अगर द्रव्यमान संख्या निकालना होता है A = होता है P + N। अब यहाँ पर हम लोग को निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या, तो N = हो जाएगा A - P। A का मान दिया गया है यहाँ पर 12 और P का मान दिया गया है 6। 12 में से 6 घटाएंगे तो इसका 6 राइट आंसर हो जाएगा। अब ये आप लोग का सेकेंड ऑप्शन में है, तो ये सेकेंड ऑप्शन पर आपको टिक लगा देना है। बाकी इस प्रैक्टिस सेट में हमने 25 क्वेश्चन को देखा और ये सारे क्वेश्चन आप लोग के इंपॉर्टेंट थे, कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ आप लोग के मॉडरेट भी थे। बाकी सबका लेवल अलग अलग है, आप कमेंट में बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। बाकी आप लोग का प्रैक्टिस सेट चालू है, इसी टाइप से आप लोग का प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन अपडेट होते रहेंगे, हर रोज़ इसी टाइप से वीडियो अपलोड होते रहेंगे। तैयारी करते रहिए। PDF के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत सारी जानकारी दी है, तो फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फिर से हम लोग नए प्रैक्टिस सेट के साथ अगले दिन मिलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।